बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, आज 16 दिसंबर है और आज की तारीख में एक दर्दनाक सानिया पेश आया पाकिस्तान के अंदर। सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल को 8 बरस बीत चुके हैं, लेकिन जख्म आज भी ताज़ा हैं। पूरी कौम इस वाक़े के बाद मुत्तहिद हुई और दहशत गर्दी को रोकने के लिए तैयार हुई और दहशत गर्दी का रास्ता रोका भी गया और इस वाक़े को आज तक हम भुला नहीं सके हैं। कितना सबक लिया हमने और आज 8 बरस बीत जाने के बाद कहाँ खड़े हैं, ये वो बुनियादी सवालात हैं जो आज भी मौजूद हैं। और अगर सियासी मामलात का रुख करें तो सियासी मामलात में कल की तारीख नाज़रीन बड़ी अहम है। 17 तारीख है कल और 17 तारीख को एक और तारीख मिलनी है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से। नए इंतखाबात कब होंगे, बैकडोर राब्ते जो हैं वो कितने कारगर साबित होंगे। और मुनस इलाही साहब की मुलाकात भी हुई है, थोड़ा दौरानिया बढ़ा दीजिए। और जहां के तक परवेज़ इलाही साहब का बयान है कि उन्होंने कहा कि हम मामलात चल रहे हैं और इसके ऊपर बात करने के लिए भी हम तैयार हैं। तो शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि हम भी तायीद करेंगे परवेज़ इलाही साहब की। और सदर पाकिस्तान कहते हैं कि सियासत में कुछ हरफ आखिर नहीं होता, लेकिन अगर हम माजी का रुख करें तो बहुत सी चीज़ें हरफ आखिर भी हुआ करती थी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि इमरान खान साहब कितनी तायीद करेंगे सदर पाकिस्तान के इस बयान की कि हरफ आखिर कुछ नहीं होता और इत्तेहाद में इत्तेहाद बाकी नहीं है। हुकूमती वज़रा भी आमने सामने। अगर तेल के हवाले से हम बात करें तो सूरत हाल में वजारत पेट्रोलियम और वजारत खारजा आमने सामने है। सूरत हाल बड़ी गंभीर है और क्यों नहीं इसहाक डार साहब की फ्रिक्वेंसी मैच कर रही। जो पेट्रोलियम में रिलीफ दिया गया है अवाम को, वो अवाम जो है कबूल नहीं कर पा रही। अवाम कहती है कि हमें और रिलीफ देना चाहिए। तो वो जितने भी रिलीफ के दावे थे, वादे थे, वो क्यों नहीं कारगर साबित हो सके और अवाम को कब रिलीफ मिलेगा। और इस तमाम सूरत हाल में जो इलेक्शन की बात हो रही है, तो गिरती हुई मैशियत जो है, क्या वो सियासी अदम इस्तेहकाम को बर्दाश्त कर पाएगी और सूरत हाल क्या बनेगी। इन तमाम मौज़ूआत पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। तो अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करा दूं तो राजा मोहम्मद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। PTI के ये नौजवान वर्कर हैं और नौजवान क़यादत हैं। आज खासल खास हमने नौजवान क़यादत को भी अपनी सीनियर क़यादत के साथ स्टूडियो में बिठाया है। और सद्दीकुल फारूक साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। सर बहुत शुक्रिया। और नसीर वागा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। तीनों शख्सियात का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। राजा मोहम्मद खान साहब, आपसे बात का आगाज़ करूंगा। सर ये फरमाइएगा कि सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल 8 साल गुजर चुके हैं, ज़ख्म आज भी ताज़ा हैं, कभी भी नहीं भुलाए जा सकते। इस हवाले को अगर देखें तो हमारी अफवाज की बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हैं और इसके साथ साथ हमारी अफवाज से मुंसलिक जो स्कूल है, आर्मी पब्लिक स्कूल अफवाज से मुंसलिक है, तो वहाँ पर जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे उनकी कुर्बानियों को भी कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। किस तरीके से खराज पेश करेंगे? ये जो वाक़या ये आपने कहा है, जैसे ये हम कभी भुला नहीं सकते। हम खुद एज ए स्टूडेंट जब स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते रहे, जब ये इंसिडेंट हमने सुना था तो हम सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे इसके लिए। जो स्टूडेंट्स वगैरह की जो फैमिलीज़ वगैरह हैं वो उनने सफ़र किया है, आज भी सफ़र कर रहे हैं। जो बच गए थे ठीक है, वो उनमें से कुछ स्टूडेंट्स थे जिनको ऑक्सफोर्ड या अच्छी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में मिला था, मगर काफ़ी पेरेंट्स ऐसे थे जिनने अपने बच्चों का जो बर्डन है वो अकेले उन्हें बर्दाश्त किया। हमने अपने अल्फाज वगैरह उनके लिए इजहार कर सकते हैं। फ़ौज ने इसमें एक अच्छा किरदार प्ले किया है, उनने उसके बाद अच्छे तरीके से सिचुएशन टैकल किया। उस सिचुएशन के बाद आपने देखा है कि ओवरऑल पाकिस्तान के हालात जो हैं काफ़ी बेहतर हो गए थे। हमें उस तरह के इंसिडेंट्स जो हैं फ्यूचर में देखने को नहीं मिले। मगर वो जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं उनके लिए एक दिली तौर पर हम दुआ वगैरह कर सकते हैं। लेकिन कौम के लिए एक बहुत बड़ा ये सानिया था जिससे आज भी कौम जो है भूल नहीं पाई और आइंदा आने वाले वक्तों में भी कभी नहीं भूल पाएगी। जी ऐसे ही है। असल में जिस तरीके से वहाँ पे स्टूडेंट्स वगैरह रहे, हर क्लास के छोटे क्लासेस से लेके मैट्रिक कॉलेज तक के स्टूडेंट्स थे वहाँ पे। इसातिज़ा को भी निशाना बनाया उनको गया। भी निशाना बनाया गया और फिर बहुत बेरहमी से उन्हें मारा गया है। सिर्फ एक उस तरीके जिस तरीके से वो इंसिडेंट्स जो बच्चे जिन्हें सर्वाइव किया है उन्हें जो वहाँ का माहौल बताया कि हम एंटर हुए, वहाँ पे उस तरीके से फायरिंग हो रही थी, लोग जो छोटे छोटे बच्चे उनके ऊपर बहुत बुरी कैफियत से वो गुजरे। सही, आपका पॉइंट आया है और वाकई ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, जितनी मजम्मत की जाए कम है। सद्दीकुल फारूक साहब, सर आपकी जानिब आऊँगा। सर 16 दिसंबर नाकाबिल फरामोश वाक़या और कौम को यकजा होने की राह दिखाई इस पूरे वाक़े ने। हम बहैसियत कौम इकट्ठे भी हुए, दहशत गर्दी का रास्ता भी रोका। लेकिन आज के अगर तनाजुर में देखा जाए, सर मैं आपका पॉइंट इस हवाले से लेना चाहूँगा कि आज के तनाजुर में देखा जाए तो आज हमने इस वाक़े से कितना सबक लिया और आज आप कौम को कितना मुत्तहिद देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया।
मोहतरम अपना एहसन रजा साहब, आपने 16 दिसंबर का जिक्र किया, 16 दिसंबर 2014 का। जी। और हम लोग 16 दिसंबर 1971 भूल गए, जब पाकिस्तान ही दो टुकड़े हो गए। और उस वक्त जो बदआमालियाँ थीं, उनसे सबक सीख लेते तो ज़्यादा अच्छा था। अब आ तो जाइए शायद साने एपीएस ना होता सर। 16 दिसंबर 14 पर। जी। 16 दिसंबर 14 हुआ, बहुत बड़ा सानिया था ये भी, जाहिर है। उस पे क्या हुआ कि उस वक्त के वजीर आजम ने सारी कौम को इकट्ठा किया, और वो इमरान खान जो 126 दिन धरना दे चुके थे, उनको भी बुला के अपने दाएं हाथ पे अपने साथ सीट पे बिठाए, और सारी कौम मुतहद की उन्होंने। और फिर ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्म तक पहुंचे, और फिर पूरी कौम फौज को ये टास्क देकर उसकी पुश्त पर खड़ी हो गई, और दहशतगर्दी तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म कर दी। तो इससे भी ये सबक मिलता है। आपने आज के तनाजुर में की बात की है कि हम इस वक्त भी जो हमें मुश्किलात दरपेश हैं, और मैं आप नौजवान जो है अपना राजा मोहम्मद खान साहब, उनकी आवाज़ से वो बहुत नौजवान लग रहे हैं, लेकिन तस्वीर सामने नहीं है। हम तो बुजुर्गों में से। तो मैं ये अर्ज करूंगा सर कि यही मैंने पहले भी कहा कि सीनियर क़यादत के साथ आज हमने नौजवान वर्कर, नौजवान रहनुमा को भी बिठाया है। बेटों को, भाइयों को हम वेलकम भी कहते हैं, और हमें अच्छा भी लगता है नौजवानों से बात करते हुए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त जिस पोजीशन में हम चले गए, आईएमएफ के लिए हमने कानून बनाए, स्टेट बैंक उनके हवाले किया, किसने किया? और फिर उसके बाद सी पैक बंद किया, किसके कहने पे किया? रज़ाक दाऊद ने और इन सब लोगों ने क्या बयान दिए? चीनी इन्वेस्टमेंट के खिलाफ एक सेल बना दिया गया। तो ये सारी बातें जो हैं वो सामने रख के हमने क्या सबक सीखा? इसलिए ये वक्त जो ये तकाजा करता है कि सब मिल बैठे, मुल्क और कौम को जो मसाइल दरपेश हैं उन पर कौमी नुक्ता नज़र से एक पॉलिसी बनाएं, एक चार्टर बनाएं और आगे बढ़ें। खुदा करे कि हम सब इससे और 16 दिसंबर 71 से सबक सीखते हुए पाकिस्तान को मौजूदा बहरान से निकालें, क्योंकि जब अपना अदम एतमाद के ज़रिए हुकूमत बनी है तो 6 दिन नहीं गुजरे कि IMF ने कहा कि जी ये मुआहदा चूंकि हो चुका हुआ है, आप कीमतें बढ़ाएं, तेल की कीमतें बढ़ाएं, आप गैस की कीमतें बढ़ाएं, बिजली की कीमतें बढ़ाएं, टैक्स बढ़ाएं, वगैरह वगैरह। और वो अगर हम न करते तो पाकिस्तान को डिफाल्टर करार दे दिया जाता। तो ये सूरत हाल मुश्किल है। चले अगर एक लम्हे के लिए कहें सबको, वो जैसे नेल्सन मंडेला साहब ने 27 साल 28 साल कैद काट के बाहर निकले, तो सारी कौम को, उन जालिमों को, अपार्थाइड जो थे गोरे, उनको भी इकट्ठा किया। उन्होंने कहा हम तो जाते हैं यहाँ से। उन्होंने कहा नहीं, आप क्यों जाएंगे, ये आपका भी वतन। सबको इकट्ठा किया, एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बना, उसमें हकायक सामने ला के पीछे जो कुछ हो चुका था उस पर एक लाइन लगाई, और आज से मिसाल के तौर पर बिस्मिल्लाह की और नए मुस्तकबिल की इब्तिदा की। और फिर आपने देखा जनूबी अफ्रीका कामयाब। हमें भी कुछ ऐसा ही करना हो। सही, इकट्ठे होने की बात कर रहे हैं नसीर वागा साहब। सर, साने एपीएस और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, और इस वाक़े के बाद दहशतगर्दी के जितने भी रास्ते थे उनको बंद करने के लिए काम किया गया। पहले भी काम हो रहा था और नेशनल एक्शन प्लान तरतीब दिया गया बिलखुसूस। तो सर, उस नेशनल एक्शन प्लान को आप कैसे देखते हैं, और इस तमाम सूरत हाल को, और बेहतरी के कौन कौन से अवामिल सर आपको नजर आते हैं जिन पर आज भी हमें काम करने की ज़रूरत है, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो हमारे मुअज़्ज़ज़ इदारे हों, या फिर पूरी कौम हो? देखें, एक तो मेरी ये दरख्वास्त है कि जो सानिया एपीएस है, इसको किसी भी तरह सियासी तनाजुर में ना देखा जाए, ना ही सियासत के साथ इसको रिलेट किया जाए। ये पाकिस्तान की तारीख का इतना दुख भरा वाकया है कि मैं जब भी इसको याद करता हूँ, आप यकीन जाने कि मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं।
उन छोटे छोटे बच्चों की लाशें, वो दहशतगर्दों ने किस तरह उन बच्चों को ज़िबा किया, किस तरह वो उस स्कूल में दाखिल हुए। असल बात यह है एहसन रजा साहब, हमें इस वाक़े के बाद ये सोचना देखना चाहिए था। मैं आपको बताऊं, हमने उस चीज को इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया कि स्कूल की सिक्योरिटी में कहां कमी रह गई थी। उस पिछली दीवार से वो ऊपर कैसे आए, उन्होंने किस तरह सीढ़ियां इस्तेमाल की। इतने बड़े भरे शहर में इतने दहशतगर्द, इतने लाओ लश्कर के साथ, इतने सामान के साथ, इतनी राइफल्स के साथ, इतने असले के साथ वो उस आर्मी पब्लिक स्कूल में किस तरह दाखिल हुए। हम पहले इस चीज को क्यों ना सोचें? उन जिम्मेदारों को क्यों नहीं लटकाया गया आज तक कि जिनकी वजह से इतने बच्चे जो हैं वो शहीद हुए। हमारा प्रॉब्लम ये है एहसन रजा साहब, हम हमेशा उस वक्त आंखें खोलते हैं जब हमें गोली लग जाती है, उससे पहले हम लोग सोए होते हैं। आप कोई भी वाकया देख लें, वाकया हुआ, बस जी हर तरफ से एक बयान आना शुरू हो जाता है कि जी हम इसकी मजम्मत करते हैं, हम आइंदा नहीं ऐसा होने देंगे, हमने इंक्वायरी कमीशन बना दिया है, इंक्वायरी कमेटी बना दी है, जो जिम्मेदार हैं उनको सामने लाया जाएगा। मुझे बताएं एहसन रजा साहब, कोई जिम्मेदार सामने आया है? कोई एक बंदा भी मुझे बता दे उस सिक्योरिटी में। हमें, हमारे लिए ये निशाने इबरत हमारे लिए है कि वो दहशतगर्द हमसे इतने मजबूत होके उन्होंने हमारे सैकड़ों बच्चों को एक ही दिन में जिबा कर दिया। उसके बाद हमारी कौम, मैं आपको सच बताऊं, फिर भी मुतहद नहीं हुई। इतने बड़े वाक़े के बाद भी आप देख लें, हर शख्स जो है उसने 1.5 ईंट की अपनी मस्जिद बनाई। कौन सी सियासी जमातें जो है वो इकट्ठी होकर बैठी थी? कौन सा नेशनल एक्शन प्लान आज तक कामयाब हुआ? आप देखें उसके बाद भी तो दहशतगर्दी के कितने वाकयात हुए हैं यार। आज भी देखें हमारे चमन में, हमारे उन एरियाज में कितने, अभी कल परसों तरसों रोज जो पाक अफगान बॉर्डर पे सूरत हाल है, पाक अफगान बॉर्डर पे कितनी खौफनाक, बिल्कुल आपने सही बात की है। देखिए रोज हमारे कितने जवान शहीद हो रहे हैं। जब तक हम लोग इन चीजों से बाहर नहीं आएंगे, जब तक हम इन लोगों ये सियासत से बाहर नहीं आएंगे, एहसन रजा साहब, हम कभी अपने मकासद हासिल नहीं कर सके। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। अब देखिए काम तो ये था कि यार इतने बच्चे ज़िबा होने के बाद तो हमें अपनी आंखें खोलनी चाहिए थी। कुछ तो जिम्मेदारान को लटकाया जाता, उन माओं के कलेजे ठंडे होते, हमारे सामने वो लोग आते जो जिम्मेदार थे, जिनकी वजह से ये सारा वाकया हुआ, जिन्होंने सिक्योरिटी नहीं दी उस स्कूल को। आपको ये भी पता है कि उस थ्रेट के बारे में सारा कुछ पहले ही पता था। कितने थ्रेट लेटर्स जारी हुए थे कि इस तरह के एक स्कूल पे किसी भी वक्त हमला हो सकता है। अफसोस की बात तो ये है कि जितने वाकयात हुए सारों के थ्रेट लेटर पहले एजेंसीज की तरफ से जारी होते हैं। मेरे लिए ये बात बड़ी ही दुख की है कि यार हम बाद में इस बात पे आ जाते हैं, इससे पहले हमने सिक्योरिटी का इंतजाम पहले कभी नहीं किया। सही, हमारे ऊपर हमला हो जाता है, मैं फिर कहूंगा एक कमेटी बना दी, कमीशन बना दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, जिम्मेदारों को सामने लेंगे, मुजम्मत वजीर आजम से लेके मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर, यानी इन मुजम्मती बयानात से काफी आगे निकलने की जरूरत है, और आज भी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि फेयर तहकीकात की आज भी ज्यादा जरूरत है, और सिर्फ बयानात की हद तक। जी सर। और हम हमेशा एहसन रजा साहब बयानात तक रहे, आपके सामने है पाकिस्तान में आज तक। अच्छा कोई मुझे एक वाक़े का बता दें कि हमने कोई जिम्मेदारान पकड़े हों। अच्छा अगर वो पकड़े भी हैं ना तो वो मशकूक होते हैं, वो या तो अदालतों से रिहा हो जाते हैं, उनके खिलाफ सबूत ही कोई नहीं होता। यानी इस तमाम सूरत हाल पे कौमी कंसेंसस की बहुत ज्यादा जरूरत है और फेयर तहकीकात की जरूरत है, और आज भी यही सवाल जन्म लेते हैं। ब्रेक लेंगे जी यहाँ पे। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप प्रेजेंट कर रहे हैं। सर ये बताइए, कल की तारीख बड़ी अहम है, 17 तारीख, और इमरान खान साहब ने ऐलान करना है, एक और तारीख देनी है
तो तारीख पे तारीख तो हमेशा आती है, लेकिन जो इस दफ़ा तारीख मिलेगी वो वाकई सही मानों वाली तारीख होगी, या उसके बाद भी फिर हमें एक तारीख का इंतज़ार करना पड़ेगा? देखिए एहसन, ये जिस तरीके से आप कह रहे हैं तारीख पे तारीख की बात है, ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है। अच्छा। पंजाब की गवर्नमेंट पूरी डिसॉल्व करना, केपी में हमें कोई इशू नहीं है, केपी में हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। आपने अभी देखा होगा शाह महमूद कुरैशी साहब ने लेटर भी लिखा है राजा परवेज़ अशरफ साहब को कि हम सारे इकट्ठे होते हैं, आपको इस्तीफ़े अपने हैंड ओवर करते हैं। वहाँ पे जो है वो उनकी तरफ से रुकावट आ रही है, जो वो हमारे रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहे। जहाँ तक पंजाब की बात है, वहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। PMLQ को हमने साथ लेके चलना है। जो चौधरी परवेज़ इलाही हैं, चौधरी मोनस इलाही साहब हैं, वो सब लोग जो हैं वो खान साहब के साथ ज़रूर चल रहे हैं। उनकी कोई रिकमेंडेशन वगैरह होती हैं जिनको हमें साथ साथ लेके चलना पड़ता है। हमारी जो पार्टी है बेसिकली वो एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसमें हम लोग एक आम आदमी का भी मतलब हर लेवल पे जो है ना ओपिनियन वो मैटर करता है। ये PMLN की तरह नहीं होता जो लिमिटेड मिनिस्टर्स और CM प्राइम मिनिस्टर बैठ के एक रूम में अपने डिसीजन वगैरह बना लेते हैं। तो इंशाल्लाह कल खान साहब इकट्ठे होंगे चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ, सब लोगों को यकजा करके हम लोग साथ लेके चलेंगे और इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द डेट अनाउंस करेंगे जिसमें हम रिजॉल्व करवा देंगे। अच्छा, अगर एक नई तारीख के बाद फिर कहा गया कि हम फिर आइंदा तारीख देंगे, तो फिर इस पे क्या रद्द अमल होगा नौजवानों का? बिलखुसूस नौजवानों का मैं आपको एक बात बताऊं, जो हमारी कंट्री है तकरीबन 68% अप्रॉक्सीमेटली यूथ आता है पाकिस्तान में, और वो मेजॉरिटी इमरान खान के साथ ही है। वो उनके साथ ही चलता रहेगा, क्योंकि ओवरऑल जो अभी जिस तरह की पोजीशन बन गई है ना, इलेक्शंस पाकिस्तान की ज़रूरत बन गई है। जिस तरीके से खान साहब को नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए निकाला गया था, उसके बाद से नौजवान नस्ल उनके साथ मज़ीद जुड़ चुकी है। इसी वजह से उन लोगों को अर्ली इलेक्शंस की जो टेंशन पड़ी हुई है PDM को, वो यही वजह, वो इलेक्शंस फेस नहीं कर सकते। ज़िमनी इलेक्शन में जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे वो 5 सीटों में जीते थे, खान साहब 6 सीटों में अकेले उनने इलेक्शन निकाल लिया था। अभी भी इलेक्शन आएंगे 31 दिसंबर को, हमारे इस्लामाबाद में आजकल तैयारियां चल रही हैं बल्दियात के इंतखाबात की, उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस निकलेगा। आपको अवाम एक दफ़ा फिर जवाब, अवाम बार बार इनको जवाब दे के थक चुकी है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही खड़े हुए हैं। अच्छा, यानी आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। सदीकुल फारूक साहब, सुना आपने नौजवान जो हैं तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं और वो इस बात पे पुरअज़्म भी हैं कि तारीख आएगी। सर, कल के अगर खिताब में इमरान खान साहब ने तारीख दे दी और वाकई अमली तौर पर उसके ऊपर अमल भी हो गया, तो जवाबी हिकमत अमली क्या होगी आपकी और हुकूमत की? बिस्मिल्लाह जी, जो बातें हैं ना जी, जब तक ये सामने नहीं आ जाती तब तक मफरूज़ा है, क्यू लीग को साथ लेके चलना है, ये करना है, वो करना है। तो आने दें, हमने भी पूरा बंदोबस्त जो है वो कर रखा है। सर क्या बंदोबस्त किया सर, इसके बारे में बताइए ना। उनने, और ये कोई दावा कि जी यूथ जो है, यूथ की अक्सरियत है या कम है, यूथ हमारे साथ भी है, जी, यूथ हर जगह है, पीपल्स पार्टी के साथ है, हमारे साथ है। मजहबी तबका जो है, नौजवान उसके ज़्यादा वो मजहबी जमातों के साथ हैं, JUI के साथ हैं। बहुत सी बातें हैं। और फिर इमरान खान साहब पर जो जिस तरह की चीज़ें, तोशा खाना और फॉरेन फंडिंग और रोज़ यू टर्न लेना है, ये बहुत सी चीज़ें जब इलेक्शन होंगे तो फिर उसमें बहुत चीज़ें आती हैं। क्या होता है क्या नहीं होता आप देख लीजिएगा, आने दें। लेकिन असल बात यह है कि 17 तारीख को उन्होंने क्या करना है वो सामने आएगी। इलेक्शन लड़ने हुए तो इलेक्शन भी लड़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी जो ये सिलसिला जुम्बानी हो रही है, आरिफ अपना अलवी साहब, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो कुछ कर रहे हैं, वो उधर भी PTI के दो अपना बरखुरदार ने भी जिक्र किया कि उनकी भी सोच है, मुनिसराई की भी सोच है। तो देखिए, आने दे सामने, हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं। और दूसरी बात यह है कि कोई अर्ली इलेक्शन से भागने वाली बात नहीं है। आप 2018 के इलेक्शनों में इमरान खान साहब ने तस्लीम किया, आप क्लिप चला दे तो अच्छा था। बाजवा साहब हमारे साथ थे, उन्होंने कहा आखिरी 3 महीने हमारे साथ नहीं रहे। एस्टेब्लिशमेंट साथ, जुडिशरी साथ, एक पेज पर सारे। इलेक्शन में जो कुछ हुआ 2018 के हर एक को पता है। मेरे अपने अजीज रिश्तेदार महकमा तालीम में, दूसरे महकमा, उन्होंने आगे बताया, हर एक को पता है। इलेक्शन सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने बताया 95% फॉर्म 45 जिस पे दस्तखत करते हैं पोलिंग एजेंट्स, उन पे दस्तखत ही कोई नहीं। वो किस तरह से इमरान खान को जिताया गया, क्या हुआ क्या नहीं, सबको पता है। इसलिए ये बातें जो हैं, अगर आप आए, इसीलिए मैंने ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की बात की है, ताकि चीजें सामने आ जाएं। बाजवा साहब ने कह दिया कि वो जो मशरकी पाकिस्तान का सानिया जो है वो सियासी गलती थी, तो वो
और क्या नाम है उसका, या खान क्या कर रहा था, जो कहता था मेरी 3 टोपियां हैं, मुजीबुर रहमान मैं अल जुबैत नहीं बनूंगा, मेरे साथ इख्तियारात की बात करो। इख्तियारात की बात करते करते मशरकी पाकिस्तान पे कार्रवाई करवा दी, खुद कर दी और पाकिस्तान तोड़ दिया। बात तो ये है ना, इसलिए कि सारे हकायक सामने आए, मान लें इमरान खान साहब का क्या किरदार है, हमारा क्या किरदार है, फौज ने क्या किरदार अदा किया, बाजवा साहब का क्या किरदार था, जुडिशरी के जजों ने क्या किरदार अदा किया, ये सारी बातें सामने आ जाएं और फिर सब पे लकीर मार के फिर आगे की ये गलतियां नहीं करनी, आगे बढ़े। मैंने यही कहा है, यही हल है मौजूदा सूरत हाल का। पाकिस्तान खुदा करे क़यामत तक रहे और ये पाकिस्तान से कश्मीर भी इसमें शामिल हो और पाकिस्तान की सरहदें बढ़ें और हम अपने मसाइल हल कर लें। पाकिस्तान तरक्की याफ्ता मुल्कों में सर फहरिस्त तो खुदा करे, लेकिन वो इस तरह ही होगा जब वाकई हम। लेकिन सर, तरक्की याफ्ता मुल्कों की फहरिस्त में दाखिल करने के लिए मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, सियासी अदम इस्तेहकाम का खात्मा भी करना पड़ेगा। जो दिन ब दिन गिरती हुई मैशियत है, जो गिरती ही चली जा रही है, उसको भी ऊपर उठाना पड़ेगा। मैंने जो बात की है ना ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन की, ये उसमें ये एतराफ़ की बात है, सही। वो सारी चीज़ें छोड़ के आगे बढ़ने की बात है। ये हमने जो बात की है, अपने मेरे दोस्त नसीम आगा साहब ने कहा कि अपना आर्मी पब्लिक स्कूल पिशावर के साने को सियासी रंग ही तो नहीं दिया हमने सारी पार्टियों को बिठा लिया कि ये सियासी रंग देने वाली बात नहीं है, वरना उस वक्त सूबाई हुकूमत पीटीआई की थी। हमने कहा नहीं, ये दहशतगर्दों ने दहशतगर्दी की, आइए इकट्ठे होके इसका हम जवाब दें। तो हमने सियासत नहीं की। अब भी सियासत जो है, पार्टी पॉलिटिक्स ना करें, पाकिस्तान की सियासत हो तो अच्छी बात। सही, पाकिस्तान की सियासत की बात हो रही है। नसीर वाघा साहब, हुकूमत और पीटीआई बैकडोर मुज़ाकरात, क्या नताइज निकलेंगे, क्या सूरत हाल बनती नजर आती है? एक तरफ सदर पाकिस्तान कहते हैं सियासत में कुछ हरफ आखिर नहीं होता, दूसरी तरफ अगर हम खान साहब के रवैये को देखें और वो कहते हैं मैं तो करके ही तहलील दम लूंगा। देखें, इस वक्त सदर पाकिस्तान जो रोल अदा कर रहे हैं, मैं ये समझ रहा हूं कि वो एक बाप का रोल अदा कर रहे हैं। जैसे वो अपने बच्चों और बेटों के दरमियान कोशिश करता है कि वो सुलह सफाई से रहें। सदीकुल फारूक साहब भी लाइन पे हैं। आप यकीन जानें कि पूरी कौम की ये ख्वाहिश है कि ना तो असम्बलियां टूटें और ना ही मुल्क के अंदर किसी किस्म का कोई अपसेट हो। मसला सिर्फ इतना है कि अगर दोनों पार्टियां दोस्ती प्यार मोहब्बत में मुल्क कौम की खातिर कोई अच्छा दरमियाना फैसला कर लें, थोड़ा सा पीटीआई यानी इमरान खान साहब थोड़ा सा उसमें लचक पैदा करें और कुछ गवर्नमेंट यानी नून लीग खुसूसन वजीर आजम पाकिस्तान और उनके अलाइज जो हैं वो थोड़ी सी लचक पैदा करें। असल में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान यही कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो बार बार मोनिस इलाही साहब की भी मुलाकात हो रही है और परवेज इलाही साहब की भी मुलाकात हो रही है, वो इमरान खान को इस बात का तो यकीन दिला रहे हैं कि आप जब कहेंगे हम असम्बलियां डिसॉल्व कर देंगे, हम फौरन उस पर अमल दरामद करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ वो उनको और बहुत सारे ऑप्शंस दे रहे हैं। ये जो दो मुलाकातें मोनिस इलाही साहब इमरान खान साहब के साथ कर रहे हैं, अगर इस तरह की बात ना होती तो बार बार मुलाकात करने की जरूरत ही नहीं थी। बात खत्म जी। आप जब कहेंगे हमने असम्बलियां तोड़ देनी है, 17 को आप ऐलान करें और उस दिन काम खत्म हो जाएगा। असल इशू यहां अड़ा हुआ है। मैं आपको एक अंदर की खबर बता रहा हूं कि मोनिस इलाही साहब और परवेज इलाही साहब सदर पाकिस्तान के जरिए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का भी कुछ मौकफ वही है जो इस वक्त काफ लीग के अहम रहनुमाओं का है कि हम कोई दरमियाना रास्ता निकाल लें। सर बहुत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से रहनुमाओं का भी यही बयानिया है जो काफ लीग जिसके ऊपर बात कर रही है। अगर शाह महमूद कुरैशी साहब के बयान को देख लें तो उन्होंने कहा कि हम तायीद करेंगे। तो ये क्या है? जी बिल्कुल 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 यही होना चाहिए। देखिए, बहुत सारे पीटीआई के लोग भी जो हैं वो भी इमरान खान साहब को दरूनी खाता मतलब दबे लफ्जों में ये कह रहे हैं कि आप बेहतर ये है कि किसी दरमियानी रास्ते कुछ दरमियाना अच्छा फॉर्मूला बैठ के बना लें। आप ये जो जिद है ये छोड़ें। अगर इलेक्शन रमजान के बाद भी हो जाए तो कोई तूफान नहीं आ जाएगा। आप मुझे 1 मिनट टाइम दें। असल बात एहसन रजा साहब पता है क्या है जो इमरान खान को प्रॉब्लम दे रही है कि वो क्यों बार बार इलेक्शन जल्दी करवाना चाहता है? असल मसला है वो मुकदमात और वो केसेस
जो बड़ी तेजी से वाइंड अप हो रहे हैं, जो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ या जो भी दूसरे कोई भी हो, उनमें कोई काफ लाम जी वो जिस तेजी से एफआईए में, नैब की जो तब्दीलियां कानून में हुई हैं उनके हवाले से इमरान खान साहब को इस चीज का शदीद दुख, तकलीफ और अफसोस हो रहा है कि जो कुछ हमने बनाया था वो सारे कानून भी टूट रहे हैं। और आपने खुद देखा कि कितने बड़े बड़े मुकदमात जो हैं वो वाइंड अप होके, बल्कि यहां तक कि अदालतों ने कहा कि जी नैब की तरमीम के बाद तो अब हम ये कानून ये केस हम सुन ही नहीं सकते, इसको वापस भेज दें। ये बहुत बड़ी तब्दीली खान साहब के लिए इतने तकलीफ का बायस बनती है वो खबर, क्योंकि आप आज सलमान शहबाज साहब आ गए, इसहाक डार साहब भी पाकिस्तान क्लीन चिट लेके आ गए, और ये जब वो खबरें सुनते हैं तो फिर वो कहते हैं जल्दी इलेक्शन करवाए जाएं ताकि लेकिन नसीर साहब वो तमाम केसेस जो खान साहब के दौर में बने थे वो साबित भी तो नहीं उस तरीके से हो सके। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये यकीन दिला दें कि कोई केस नई हुकूमत बनने तक वाइंड अप नहीं होगा जब तक नई हुकूमत नहीं बनेगी। वहां पे नए कानून, नए फैसले, नए सिलसिले, तो जो कि मुमकिन तो नहीं है क्योंकि अदालतें तो फिर आजाद है, वो जो चाहे फैसला करें। लेकिन अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो, इमरान खान साहब ठंडे होकर घर बैठ जाएंगे और वो कहेंगे कि अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको प्रॉब्लम इन केसेस से है कि ये चीजें सारी रिवर्स होती जा रही हैं। जो कुछ उन्होंने केस बनाए थे वो तो वाइंड अप हो रहे हैं। एनआरओ 2 मिल रहा है। इमरान खान को असल प्रॉब्लम एनआरओ 2 से है और कोई इशू नहीं है। मैं सर एनआरओ 2 भी तो सर एनआरओ 2 पे मैं आपका पॉइंट लेता हूं। एनआरओ 2 की अगर आप बात कर रहे हैं तो वो उन्हीं के तो दौर में हुआ। कोई एनआरओ 2 नहीं होगा, वो स्टेटस को हो गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह दें, सुप्रीम कोर्ट में बैठ के ये फैसला दे दें कि जी कोई केस जो है वाइंड अप नहीं होगा जब तक नई हुकूमत नहीं आएगी। हाँ, नई हुकूमत अगर पीटीआई की आती है, वो नून लीग की आती है, चलो उसके बाद फिर आप केसेस चला के उसके फैसले कर लें। ये जो एक मुख्तसर टाइम है ना इस वक्त, ये इमरान खान के लिए इसलिए तकलीफ दे बना हुआ है कि मुकदमात वापस हो रहे हैं। ये इशू है एहसन रजा साहब। ब्रेक लेंगे जी यहाँ पे। वेलकम बैक जी। सिद्दीकुल फारूक साहब, मुकदमात वापस हो रहे हैं तो ये इमरान खान साहब के लिए टफ टाइम है। जी, ये नसीम आगा साहब ने बात की है, शायद ये इमरान खान साहब के दिल में उतरे हुए हैं, इन्हें ज्यादा मालूम है, लेकिन मैं आपके सामने बात रखता हूँ। ये इमरान खान साहब और उनके दोस्त ही थे जिन्होंने शहबाज शरीफ पर लंदन में मुकदमा बनवाया। वो वहाँ की जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां सब ने मिलकर क्लीन चिट दी 2 साल के बाद। फिर दूसरी जो थी वो जो डेली मेल है, फिर उसने भी माफ़ी मांग ली। फिर नवाज शरीफ साहब पर ब्राडशीट वाला जो मामला है, ब्राडशीट वालों ने नवाज शरीफ साहब से माफ़ी मांगी, हरजाना भी दिया। यहाँ जो इन्होंने केस बनाए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में, ख्वाजा बरदरान की जमानत हो, दूसरे हों, हाई कोर्ट्स के 4 चीफ जस्टिस, बल्कि 5 के चीफ जस्टिस साहबान के रिमार्क सारे देखें कि इन्होंने नैब को इस्तेमाल किया या नहीं किया। असल मसला एक नुक्ता नज़र इन्होंने पेश किया, तो वहाँ लंदन में या यूके में हम तो नहीं है ना। यहाँ आ जाइए, ये जो तोशा खाना है, कल तो एक और केस आ गया ना, 6 अरब रुपए का सोना और हीरे जवाहरात, जो साबिक खातून अव्वल हैं उनका भी सामने आ गया। नहीं, वो तो सर वो तो दोनों तरफ से बयानात ये हैं कि आपके केसेस खत्म होते जा रहे हैं और उनके केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। दूसरा मुकदमा है जो है फॉरेन फंडिंग, हुजूर, वो भी आ रहा है। सही, वो मुकदमा बन गया। वो कोर्ट में जो क्रिमिनल प्रोसीजर है उसके मुताबिक वो मुकदमा चल रहा है। फिर इमरान खान साहब अपने आप को तो हेलीकॉप्टर केस में 2 दफा कानून नए बनाया इन्होंने केपीके में। अगर ये करप्शन खत्म करने में इतने सीरियस थे तो 1 अरब रुपए लगाकर केपीके में वो एहतसाब का निजाम बनाया, और जब वो लेफ्टिनेंट जनरल जो उनका चेयरमैन लगाया
उन्होंने चीफ मिनिस्टर और जो वज़रा थे बैठे हुए काबीना में, उन्होंने कहा इन्होंने करप्शन किया, इन्हें मैं पकड़ता हूँ। वो सारा निज़ाम ही लपेट के रख दिया। ऐडे मतलब है तुसी करप्शन खत्म करने च मुखलिस। ये बातें इस तरह से नहीं हैं। बातें अब इमरान खान के खिलाफ शिकंजा जो है वो कसा जा रहा है। अच्छा। और कसा जा रहा कि इमरान खान एतराफ कर रहे हैं, इकरारी मुजरिम है। वो कहते हैं हाँ मैंने ये बेचा, हाँ मैंने ये किया। फॉरेन फंडिंग में वो मान रहे हैं, बैंक छुपाए उन्होंने, अभी 13 बैंक और सामने आ गए हैं। तो इसमें वो फंस रहे हैं भाई, इससे वो डर रहे हैं। सही। तो खान साहब जो है एतराफ़ जुर्म करते जा रहे, इकरार करते जा रहे हैं सिद्दीकुल फारूक साहब के मुताबिक। मोहम्मद खान, आप ये बताइएगा कि आपने इस्तीफ़ों की बात की जब आपसे मैंने सवाल किया था, तो सर तहरीक इंसाफ जो है वो कहती है कि हमने इस्तीफ़ों से मुतल्लिक स्पीकर को ख़त भी लिख दिया, तमाम मामलात भी हो गए हैं, इस्तीफ़ों के लिए भी हम तैयार हैं, तहलील के लिए भी हम हर वक्त तैयार हैं। और उधर से परवेज़ अशरफ साहब के सामने पेश होकर उनकी तसल्ली क्यों नहीं करा देते? क्योंकि परवेज़ अशरफ साहब ने भी कहा कि जी जब तक सामने नहीं होंगे बड़ा दबाव है इनके ऊपर, तो तसल्ली क्यों नहीं देते आप लोग? देखिए ऐसे साहब, आपने शायद चेक नहीं कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने उनको कहा है, और ये सारे के सारे जितने पार्लियामेंटेरियन हैं ये उनके सामने इकट्ठे होने के लिए भी तैयार हैं। ये जितने ज़्यादा लोग तैयार हैं, होते क्यों नहीं होने लगे, जिस तरीके से अच्छा। पहले राना सनाउल्लाह साहब ने बोला ना कि ये असेंबलीज डिसॉल्व तैयार करते तो नहीं सब है, हैं। पहले ने ये बातें की कि असेंबलीज डिसॉल्व क्यों नहीं करते, जब इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि असेंबलीज डिसॉल्व करनी है तो अब वो इस पार्ट से बैकआउट कर रहे हैं। यहाँ पे भी अभी परवेज़ अशरफ साहब के साथ भी इकट्ठे मिलेंगे और यहाँ पे पंजाब की असेंबलीज भी डिसॉल्व करेंगे। मुझे 2 मिनट देना, ये जो तोशा खान मेरे नून लीग के जो सर है ना, जो बातें कर रहे हैं तोशा खाना के केस पे, तो इमरान खान जिस टाइप का लीडर है ना, उसने अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई जो है इस पाकिस्तान के ऊपर लगा दी थी। शौकत खानम, पाकिस्तान एज एन शौकत खानम का जो प्रोजेक्ट था कैंसर हॉस्पिटल का, जो यूनिवर्सिटी के उसके प्रोजेक्ट से गए थे, ये बहुत छोटे केस हैं उसके ऊपर बनाने के लिए। जिस तरह का वो आदमी है, क्रिकेटर के तौर पे आप अगर रखते हैं ना, आज वो जाके किसी के क्रिकेट मैच में जाके कोई कमेंट्री कर ले या कोई काम कर ले ना, तो ये जितने की घड़ी है इतने की कई घड़ियाँ वो इकट्ठी कर सकता है। उसके ऊपर ये केसेस बहुत छोटे पत्ते, जो केपी में उसकी गवर्नमेंट वगैरह थी, उसको उस वक्त चांस नहीं मिला कि वो पैसे बना सकता। अभी उसको जब प्राइम मिनिस्टरशिप इनने पूरे टेन्योर में देखा ना कि कोई भी केस बन नहीं रहा, तो तोशा खाना जैसा केस बना। फॉरेन फंडिंग की मेरी बात, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर फॉरेन फंडिंग का केस बना है, इस केस में यह कि पीटीआई ऐसी पार्टी है जो आम आदमी की डोनेशंस के ऊपर भी पार्टी बनी है। मतलब कि अब ये बात बैठ के इमरान खान नहीं देख सकता कि वहाँ से $10 जो आया है वो किस बैंक अकाउंट से आया है, वो बंदा कहाँ का रिहायशी है, वो कहाँ पे रहता है, उसकी क्या सोर्स ऑफ इनकम है। हर तरह के आदमी ने पीटीआई को डोनेशंस दी हैं। ये पार्टी जो है आज भी खान साहब जाके जब शो में बैठते हैं ना, तो वहाँ पे कई डोनेशंस निकल आती हैं। लेकिन तोशा खाना का उनमें बहुत से ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनसे आप फंडिंग नहीं ले सकते। मैं आपको ये देखें, चेक एंड उसके बारे में भी, उसके बारे में उसके ऊपर भी 40,000 आपका जो बयानिया रहा है वो करप्शन के खिलाफ बयानिया रहा है, आपका जो बयानिया रहा है वो एहतसाब का बयानिया रहा है, आपका जो बयानिया रहा है वो इंसाफ का बयानिया है। ऐसे तो उसके बारे में भी 40,000 अकाउंट्स की जो है ना, ये भी जमा कराई गई थी, और पीटीआई ने ये कहा था कि आप पीएमएलएन, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, इन सब की डोनेशन वगैरह चेक कर लें। आ गया स्पीकर साहब के सामने पेश होने के लिए तैयारी पकड़ ली है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तैयार है। हम लोग किसी तरीके से भी इनको कोई लूप होल नहीं देंगे जिससे नहीं लगे कि पीटीआई शायद इलेक्शनों से भाग रही है। पीटीआई हर तरीके से तैयार है कि अर्ली इलेक्शंस के लिए कॉल की जाए। अच्छा सिद्दीकुल फारूक साहब, अर्ली इलेक्शन की बात हो रही है, तो सर ये फरमाइएगा, ये इस्तीफों के हवाले से मैं आपका पॉइंट लेना चाहूंगा। यहां से जवाब आता है कि आप इसलिए इस्तीफे नहीं कबूल कर रहे कि आपको ज़िमनी इंतखाबात के जो नताइज सामने आए थे उसका कोई खौफ है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ज़िमनी इंतखाबात के नताइज, कोई इलेक्शन से कैसे भाग सकता है भाई? जो मुद्दत है इस असेंबली की वो तो पूरी होनी है, उससे तो कोई आगे क्या जाएगा? अगर उसमें भी कोई गुंजाइश है 6 महीने की, कि कोई सूरत ऐसी है, वो भी आईनी है, तो कोई इलेक्शन से कोई नहीं भाग सकता। मैं जो बात अर्ज कर रहा हूं कि अगर ये इस्तीफे देंगे कानून आइन के मुताबिक, तो इलेक्शन वहां भी हो जाएंगे। यहाँ 2 असेंबलियों से दे रहे हैं, पहले दें तो सही ना, क्योंकि इनके अंदर अपने अपने झगड़ा। मैं एक बात, जो नौजवान बच्चे ने ये बात की है, राजा मोहम्मद खान साहब ने, शौकत खानम पर वकला महाज ने 1995 एक पिटीशन दायर की लाहौर हाई कोर्ट में। चीफ जस्टिस और 3 रुकनी बेंच ने इमरान खान साहब को 2 अरब रुपए के चंदे का हिसाब देने का हुक्म दिया। फैसला मेरे पास मौजूद है, अगर आप वक्फा करेंगे तो मैं उठा के आपको दिखा दूंगा। आज 27 साल हो गए हैं इमरान खान साहब ने, जो इतने मुझे असल में नौजवानों पे नहीं अच्छा लगता कि मैं उस तरह से इन्हें मुखातिब करूं।
चलें जी, बहुत ईमानदार हैं। ये 2 अरब रुपए के चंदे का हिसाब तो दे देना। 27 साल हो गए नहीं दिया। उनकी बहन जो है, जो शौकत खानम की डायरेक्टर और फंड कलेक्टर है, और इस तरह अल कादर यूनिवर्सिटी की है, वो 65 से 70 अरब रुपए की प्रॉपर्टी अमेरिका में और यूएई में बनाई, और 2017 में वो काला धन सफेद कर लिया। और इमरान खान साहब ने 98 में काला धन सफेद कर दिया। इमरान खान साहब शो कंपनी निकल आई, पहले वो कहते थे ऑफशोर कंपनियों में हराम का पैसा होता है, जब अपनी निकल आई तो कहने लगे मैंने टैक्स बचाया। वो पैसा कहां से आया? आपने फ्लैट बेच के, तो आप कहते हैं कि मैंने यहाँ बन्नी गाला में जमीन ले ली, कभी आप कहते हैं साहब बीवी ने मुझे तोहफा लेके दिया। तो ये आपके बाहर पैसे कहां से आए? ये काला धन सफेद कैसे कराया? ये शौकत खानम के 2 अरब रुपए का हिसाब आप क्यों नहीं दे रहे? तो भाई इतनी बड़ा पाकी दामा की हिकायत। मोहम्मद खान साहब, ये करप्शन चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, करप्शन करप्शन होती है। इस हवाले से मैं आपका पॉइंट लूँगा, लेकिन नसीर वाघा साहब से ज़रा पंजाब की सूरत हाल पे बात करता हूँ। इस्तीफ़ों पे तो बात हो गई है। नसीर वाघा साहब, सर फरमाइएगा कि कल ऐलान हो जाता है तहलील का, तो इससे पहले क्या आपको लगता है कि हुकूमत की तरफ से ये हिकमत अमली इख्तियार की जाए कि गवर्नर जो हैं वो असम्बली तहलील करने की समरी रोक सकेंगे, या गवर्नर परवेज इलाही साहब को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं? हाँ, ये कैसे? हरगिज नहीं। अगर वो वोट लेने का कहें भी तो भी उनको पता है कि पंजाब असेंबली में उनको बर्तरी हासिल है और इस तरह ये हुकूमत नहीं टूटेगी। अब बहुत सारे लोग कह रहे थे कुछ दिन पहले कि जी आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं सर, वो लाहौर आके बैठ गए। जिन अरकान की वजह से बर्तरी हासिल है वो इधर उधर भी तो हो सकते हैं। हाँ, आपने सवाल बड़ा भला, वो कौन से अरकान है? वो अरकान हैं सिर्फ काफ लीग के। अच्छा। 9 या 10 लोग, ठीक है। अब पूरा का पूरा काफ लीग अगर शिफ्ट होता है ना दूसरी तरफ, तो फिर तो ये हो सकता है। अदरवाइज आपको पता है कितनी बड़ी कदगन लगी हुई है कि कोई बंदा फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकता। अब जो भट्टी साहब हैं, जो काफ लीग के पार्लिमानी लीडर हैं, उनकी मर्जी के बगैर कानून के मुताबिक कोई बंदा वोट नहीं दे सकता। या तो परवेज इलाही समेत सारे लोग पीपल्स पार्टी और पीडीएम के साथ चले जाएं, नून लीग के साथ चले जाएं, फिर तो गवर्नमेंट बदल सकती है। लेकिन अगर कोई बंदा ये कहे कि हम 2, 3, 4, 5 अरकान काफ लीग के तोड़ लेंगे, कोई फायदा नहीं। ओ भाई, सारी आप पीटीआई तोड़ लें, क्योंकि वो तो वोट ही नहीं डाल सकते। देखें, इसलिए ये तो बाब ही बंद है, ये दरवाजा ही बंद है, ये मुमकिन नहीं है। अगर खरीदे जाएंगी तो पूरी की पूरी काफ लीग खरीदी जाएगी। ये बड़ी जबरदस्त सिचुएशन है, मैं आपको बताऊं। अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, अच्छा जी, लेने का वो कहेंगे, तो वो तो पार्टी उनके खिलाफ वोट डाल ही नहीं सकती, तो फिर वोट तो वही है जो पहले निकलने हैं, लिहाजा उसका भी कोई फायदा नहीं है। इस वक्त पंजाब हुकूमत की जो पोजीशन है पीटीआई की और काफ लीग की, वो बहुत मजबूत है। पॉलिटिकली मैं बात कर रहा हूं, बिल्कुल न्यूट्रल एज ए जर्नलिस्ट, जो मेरी इंफॉर्मेशन है या जो हमने कैलकुलेशंस कर रखी हैं, इसमें अगर कोई चांस होता ना पीपल्स पार्टी के पास, पीडीएम के पास, नून लीग के, इन सारी 13-14 पार्टियों का, तो ये तीर कब का चल चुका अच्छा, होता। तीर कब का चल चुका होता? सर, टाइम मेरे पास कम है, मुझे थोड़ी सी मैशत के हवाले से पॉइंट लेना है। एक मैंने फॉरेन फंडिंग पे एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ, 2 लाइनों की। देखें, यकीन करें ना, तो मैं पीटीआई का कोई तर्जुमान हूं, मैं बिल्कुल न्यूट्रल हूं, मैं हल्फन कह रहा हूं, मेरा कोई ऐसे मोटिव्स नहीं है। लेकिन एक चीज पे गौर करें कि आपने इमरान खान के खिलाफ जितने केसेस निकाले हैं ना, उसमें करप्शन का केस नहीं निकला। फॉरेन फंडिंग केस करप्शन नहीं है, तोशाखाना करप्शन नहीं है। उनको टेक्निकली आपने अगर तोशाखाना की किताबें खोलने लगेंगे ना, तो सारे हुक्मरान, सारे, मैं कह रहा हूं इमरान खान समेत, इस बुरे तरीके से नंगे होंगे। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, सर, यूसुफ रजा गिलानी साहब का केस देखा जाए तो उनको सजा हो गई। सर, मुझे मैशियत पे थोड़ा सा पॉइंट लेना है, मैशियत पे पॉइंट लेना है। मोहम्मद खान साहब, सर ये फरमाइएगा, आप नौजवान क़यादत हैं, ये जितने केसेस की बातें हो रही हैं, आपकी तरफ से भी ये बयान आते हैं, हम पे केस बनाए जा रहे हैं और खान साहब पे केस बनाए जा रहे हैं और नून लीग के केस ख़त्म किए जा रहे हैं, और जितने भी कवानीन, नैब के कवानीन के हवाले से भी बातें की नसीर वाघा साहब ने,
पार्लियामेंट में क्यों नहीं आते? अगर पार्लियामेंट में आप बैठे होते बहैसियत नौजवान की आदत, तो क्या आपको नहीं लगता कि आप एक अच्छे से ऑपोजिशन करते, एक अच्छे से हुकूमत को टफ टाइम देते, एक अच्छे से हुकूमत को जवाब देते, या सिर्फ सड़कों पर आके जवाब देना कोई मुनासिब जवाब है? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, मगर सिचुएशन कुछ इस तरीके से, अगर कुछ महीने पहले हम चले, जिस तरीके से खान साहब को निकाला गया ना, ये एक जस्टिफाइड तरीका ही नहीं था। जिस तरीके से इन लोगों ने ज़मीर का सौदा किया लोगों से, उनको पैसे दे के, नहीं सुने, जिस तरीके से खान साहब की भी सिंध हाउस में किया गया था, खान साहब की ऑडियो भी आई हुई है। खान सुने तो सही आप, जिस तरीके से वो किया गया ना, उसके बाद से अवाम खान साहब के साथ ज़्यादा अच्छे तरीके से खड़ी हो गई थी। अच्छा। अर्ली इलेक्शन इस वक्त अवाम का डिमांड भी जो है ना वो ज़्यादा, इनसे ये हुकूमत चल ही नहीं रही। अगर आप थोड़े फैक्ट्स एंड फिगर्स निकालें ना इस वक्त, तो आपकी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो 31% डिक्रीज पे आई है। उसके अलावा आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो हम 60% एक्सपोर्ट करते हैं उसमें 25% डिक्रीज आया है। आपकी जो मशीनरी प्रोडक्शन है उसमें 38%। ये बहुत लंबी लिस्ट है। अभी कुछ अरसे में इसका जवाब सिद्दीकुल फारूक साहब देंगे, क्योंकि वो भी देंगे, वो माहिर हैं, वो उसमें भी देंगे। उसके अलावा अभी वो इस बारे में भी कमेंट कर सकते हैं कि ओवरऑल अभी जो हमारी करंट पोजीशन है, आगे जाके हम लोग अपनी मेडिसिन प्रोडक्शन भी ज़्यादा देर कंटिन्यू नहीं कर सकते। पार्लियामेंट में होते तो ज़्यादा। मैं आपको एज ए यूथ जो है ना, जो तकलीफ होती है हमें, वो ये है कि पाकिस्तान में ब्रेन ड्रेन चल रहा है। ब्रेन ड्रेन किस तरीके से होता है? जब आपके टैलेंटेड लोग, आप एंकर हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ये जब मुल्क छोड़ के पाकिस्तान चले जाते हैं बाहर एम्प्लॉयमेंट सीख करने के लिए, इसका मुल्क का नुकसान होता है। 2022 में आपके 7,60,000 ये रजीम चेंज के बाद लोग छोड़ के गए। तो इस तरह की इन लोगों के साथ हम लोग किसी तरीके से अगर बैठ भी जाए ना, तो मुल्क की जो सिचुएशन है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होगी। पहले हमारे पास हुकूमत थी, तो जो बाहर जा रहे हैं ओवरसीज, तो असासा नहीं है आपका? असासा है, वो इन्हीं की वजह से तो जा रहे हैं ना, वो अनसैटिस्फाइड है, उनके लिए हम कुछ अच्छा कर नहीं सकते। पॉइंट आ गया आपका। सिद्दीकुल फारूक साहब, आपका भी पॉइंट चाहिए क्योंकि वक्त मेरे पास थोड़ा सा रह गया है। तो सर फरमाइए, मैशियत पे तो आपका अबूर ही है, लेकिन क्या वजूहात हैं? डॉलर के मामले में भी डार साहब जो हैं उनकी फ्रिक्वेंसी मैच नहीं हो पा रही। अगर तेल के मामले को देखें तो खारजा और पेट्रोलियम में उस तरीके से एक दूसरे के ऊपर लफ्जी गोलाबारी हो रही है, इत्तेहाद नहीं है, अवाम चकरा रही है, और 10 रुपए का रिलीफ दे के अवाम को आप समझते हैं कि रिलीफ मिला है? ब्रेन ड्रेन पे आता हूं, हमसे ज्यादा बांग्लादेश का ब्रेन ड्रेन हुआ, अच्छी बात है। लेकिन अगर जो तरक्की पजीर मुल्क हैं, डेवलपिंग कंट्रीज, उनकी इकानमी जितना ग्रो करें कि अपने ये तैयार होने वाले नौजवान, ये माहिरीन जो हैं, इनको अपने अंदर एकोमोडेट कर लें तो बड़ी बात है। लेकिन बहरहाल ऐसा नहीं है। इंडिया से भी ब्रेन ड्रेन हो रहा है, हमारा भी हो रहा है, और यूरोप और अमेरिका वो लोग चल रहे हैं। खुदा करे कि हम इस हद तक पहुंचे। दूसरी बात ये है कि मईशत की बात, ये डॉलर की बात, और ये जनाब तेल की कीमतें, मैंने आपसे अर्ज किया है एक बहुत बड़ी बात। हत्ता कि आज तो शौकत तरीन ने एक लेक्चर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैंने महसूस किया कि मैं अपने ग्रेजुएशन की क्लास में 3rd ईयर में बैठा हूँ या 4th ईयर में, और मैं लेक्चर सुन रहा हूँ कि हम ये करेंगे, आमदनी बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा दर मुबादला इकट्ठा करें। कैसे भाई? आपने IMF, अपना स्टेट बैंक IMF के हवाले कर दिया, आपने IMF के लिए कानून बना दिया, आपने IMF के साथ ऑर्डिनेंस, वो अपना एग्रीमेंट कर लिया। IMF ने पहली बात ये की कि जनाब बनाए जो एग्रीमेंट है उसके मुताबिक, क्योंकि वो एग्रीमेंट सिर्फ इमरान खान का नहीं है, रियासत पाकिस्तान का है, उसके हम पाबंद हैं। अगर बैन अवी सतह पे तेल की कीमतें कम भी हो तो वो कहता है नहीं आपकी आमदनी किधर है। बाकी इमरान खान साहब ने जो वादे किए, नौजवान है, मुझे अच्छा लगा, लेकिन नौजवान इतने ही ज्यादा ऑब्जेक्टिव भी हों और रियलिस्टिक भी हों। क्या उन्होंने 50 लाख मकान दे दिए? क्या उन्होंने करोड़ बंदों का रोजगार दे दिया? 100 दिनों में उन्होंने कहा था कि हम जनाब अली पूरी मईशत को तब्दील कर क्या कर ली? क्या उन्होंने पहले 3 साल? इसी शौकत तरीन ने ये मई का रिकॉर्ड उठा के देख लें, इसी 2022 का, उन्होंने कहा इमरान खान के पास तो माशी प्रोग्राम ही नहीं था। ये मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूं और मैं चैलेंज कर रहा हूं कि ये शौकत तरीन ने कहा कि इमरान खान के पास कोई माशी प्रोग्राम नहीं था, और साथ बिठाते हैं। सर, आपकी जानिब से कब अवाम तक रिलीफ मुंतकिल होगा? अपना देखिए, ये तो 3 साल तक कुछ नहीं कर सके ना, हम इंशाल्लाह 3-4 महीने में काफी कुछ रिलीफ। अच्छा, 3-4 महीने में काफी कुछ करके दिखाएंगे। नसीर वाघा साहब, आखिरी पॉइंट आपसे लेना चाहूंगा क्योंकि वक्त मुकम्मल तौर पे खत्म ही हो चुका है तकरीबन। सर, गिरती हुई मैशियत और क्या सियासी अदम इस्तेहकाम की मुतहमिल हो सकती है? इधर इलेक्शन की बात हो रही है, तो इलेक्शन होने से क्या मैशियत को संभाला मिल जाएगा? देखिए, जब तक हमारे मुल्क
के अंदर सियासी स्टेबिलिटी नहीं होनी, हम पर किसी ने एतमाद नहीं करना। आप पिछले कुछ दिनों आपने बहुत सारे बयानात सुने होंगे कि फौजी हुक्मरानों को गैर ममालिक के लोग उन पे ज्यादा ट्रस्ट करके उनको गारंटर बनाकर इस पाकिस्तान के को पैसे देते रहे हैं। ये सियासतदानों के लिए शर्म का मुकाम है, डूब मरने का मुकाम है कि मैं बात करूंगा इवन इमरान खान समेत सारे सियासतदान ये क्यों आर्मी चीफ को साथ लेकर जाते रहे। इसका मतलब है इन पे कोई ट्रस्ट ही नहीं करता, इन पे कोई एतमाद ही नहीं करता। सदीकुल फारूक साहब से वैसे मैंने एक सवाल करना है कि जब आपको पता था कि पाकिस्तान की मुआशी हालत बहुत खराब है और इमरान खान गिरा रहा है, पाकिस्तान तबाह हो रहा है, तो फिर आपने उस गाड़ी की चाबी क्यों ली? मैं बता देता हूं सर, वो इस बात का जवाब काफी मर्तबा दे चुके हैं कि हमने सियासत को कुर्बान किया मुल्की मफाद के ऊपर। नहीं, देखिए मेरी बात सुने, या तो इस अरसे में ये पाकिस्तान को मुआशी लिहाज से खड़ा कर लेते। हर आए दिन, मैं बार बार कह रहा हूं, मेरा कोई पॉलिटिकल रिलेशन किसी से नहीं है, हर आए दिन इस मुल्क का मुआशी ग्राफ जो है वो गिरता जा रहा है और हम कर्जों में और धंसते जा रहे हैं। हमारे रुपए की कदर, आप शर्म का मुकाम है कि हम अफगानिस्तान की करेंसी से भी नीचे चले गए हैं। इससे नीचे हमने क्या जाना है यार, हम बांग्लादेश से भी नीचे चले गए। भारत तो हमसे कहीं आगे। गिरती मईशत को सर, वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपके पॉइंट का। गिरती मईशत को संभाला देने के लिए सियासी इस्तेकाम की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जितने हालात खराब होंगे उतनी ही मईशत भी गिरावट का शिकार होगी। राजा मोहम्मद खान साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान रहनुमा, आपका शुक्रिया। सदीकुल फारूक साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और नसीर वागा साहब सीनियर तज्जियाकार, तीनों शख्सियात का बहुत ज्यादा शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।